हेलो बच्चों, मैं अर्चना कुमारी राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण। व्याकरण में इससे पहले जो पिछले महीने हम लोगों ने पढ़ा था वह था भाषा किसे कहते हैं, वर्ण कितने हैं, कौन कौन से हैं, उसके भेद और उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्तनी का उच्चारण स्थान, ये हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आपको भेजा था, आप उम्मीद करती हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में शब्द एवं भेद। ठीक है, इस महीने में क्या पढ़ना है? शब्द एवं भेद। तो शब्द और उनके भेदों को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिखकर भेज रही हूँ, आप भी इसको नोट कीजिएगा। व्याकरण की कॉपी में लिखना भी है और समझना भी। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है, जब एक या एक से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और एक सार्थक शब्द बनता है। सार्थक शब्द मतलब उसका एक सही अर्थ होना चाहिए, अपना एक अच्छा अर्थ होना चाहिए, तभी वो शब्द बोला जाएगा, नहीं तो वो शब्द नहीं होगा। देखिए नीचे उदाहरण दिया गया, सु जोर र जोर ज, तब मिलके बनता है सूरज, ये सार्थक है। और उसके नीचे देखिएगा, ज जोर र जोर सु, क्या जरसु कोई शब्द है? नहीं, तो वो निरर्थक है। तो इसलिए जब दो वर्ण का मेल होगा और शब्द बनेगा सार्थक, तो ही उसे शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा शब्द किसे कहते हैं। अब उनके भेदों को जानना है। तो शब्द के कई वर्गीकरण होते हैं, लेकिन उनमें से हम लोगों को पढ़ना है 5 वर्गीकरण, 5 वर्गों में बांटा जाता है उनके भेदों को। लेकिन हम लोग को केवल 2 भेद पढ़ना, उत्पत्ति की दृष्टि से और बनावट की दृष्टि से। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द के कितने वर्गीकरण होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। कितने आधार पर? 5 आधार पर। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। देखिए आपके सिलेबस में उत्पत्ति के आधार पर दिए, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जो है उसको और कई नामों से, जैसे स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर, ये सब तीनों एक ही हैं। चाहे तो स्रोत बोलिए या फिर उत्पत्ति बोलिए या इतिहास के आधार पर बोलिए। तो पहला क्या हुआ? उत्पत्ति के आधार पर, आपको यही पढ़ना है। और दूसरा वाला बनावट के आधार पर। दूसरा क्या पढ़ना है? बनावट के। पहला आपको शब्दों के वर्गीकरण में क्या पढ़ना है? उत्पत्ति के आधार पर भेद पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है आपको? बनावट के आधार पर। अब देखिए, बनावट के आधार पर इसको रचना के आधार पर भी कह सकते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का भेद, और शब्द का भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद पढ़ना है और बनावट के आधार पर शब्द का भेद पढ़ना है। ऐसे होता कितना है? 5। 5 हम लोग ने यहाँ पे देखा। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर, और पांचवा है अर्थ के आधार पर। तो हमें पढ़ना क्या है? केवल 2, पहला और दूसरा। कौन सा पढ़ना है? पहला और दूसरा। पहला में क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा क्या है? व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तो हमें बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पहला, दूसरा वाला पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, बनावट के आधार पर। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? बनावट के आधार पर। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो आज बनावट के आधार पर पढ़ते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? आइए देखिए, बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। पहला रूढ़। रूढ़ का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध, या उसको मूल शब्द भी कहते हैं, प्रसिद्ध। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो आज हमें क्या पढ़ना है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ किसे कहते हैं और उसके उदाहरण जानेंगे।
तो सबसे पहले आते हैं हम लोग रूढ़ किसे कहते हैं। ठीक है, आइए रूढ़ किसे कहते हैं पढ़ते हैं। पहला है रूढ़, जो शब्द अपने में पूर्ण होता है, जैसे गाय, रात, दिन, ये सब इसको ना अलग किया जा सकता है। देखिए रूढ़ के ना कई ये होते हैं। पहली परिभाषा के माध्यम से समझा, जो शब्द अपने में पूर्ण होती है, उसका मतलब कोई भी शब्द जो बोलने से ही हमें ज्ञात हो जाता है और वो हमेशा से प्रसिद्ध होता रहा है कि इसको कोई बदल नहीं सकता, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। ठीक है, जो शब्द अपने में पूर्ण हो उसे रूढ़ कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता, जो दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो। कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी शब्द, जैसे कि हमने कहा ना दिन, रात, गाय, ये सारे शब्द, सूर्य, ये सारे शब्द ना किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बना, शब्द के मेल से। ठीक है, अक्षर के मेल से बने हैं लेकिन शब्द के मेल से नहीं बने हैं। और तीसरा इसके बारे में जानेंगे, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, या वह रूढ़ कहलाते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना, रूढ़ शब्द कैसे कैसे होते हैं, जो अपने में पूर्ण हो, जो दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो, और तीसरा जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो, मतलब उसको तोड़ा ना जा सके। जैसे दिन, देखिए उदाहरण में, जैसे दिन, दिन शब्द के यदि हम खंड करेंगे तो दी और न हो जाएगा, जो निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं। ऐसा अलग अलग करने पर अगर अर्थ निकले तब तो सही है, लेकिन यहाँ पे पहले ही लिखा गया है। पहला पॉइंट देखिएगा, जो शब्द अपने में पूर्ण हो, और दूसरा पॉइंट जो दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो। तो दिन जो है कोई शब्द के योग से नहीं बना है, क्योंकि जब इसको अलग करके देखेंगे, दी और न अपने मन में अलग करके देखेंगे तो देखिएगा इसका कोई अर्थ नहीं है। जो अलग हम करेंगे, जो अक्षर अलग हो रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक हो गया, और दिन जो है रूढ़ शब्द हो गया। अतः दिन क्या है, रूढ़ है। अन्य उदाहरण दे सकते हैं, जैसे घर, बल, छोटा, घोड़ा, सेना, फूल, सोना, पुस्तक इत्यादि। इन सभी शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में पूर्ण है और इसका सार्थक खंड नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, आप इसको फिर से वापस पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे जो बनावट के आधार पर जो भेद है, दूसरा भेद, ये पहला भेद था। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया रूढ़, और अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे यौगिक। देखिए यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ना। ये देखिए यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, मतलब जोड़कर बना हुआ, दो शब्दों के योग से बनता है। जो शब्द किसी मूल शब्द में अन्य शब्दों का शब्द या शब्दांश से बनते हो। अब शब्द या शब्दांश, शब्द भी हो सकता है या शब्दांश भी हो सकता है। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, याद रखिएगा। जो शब्द किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगने से बनता है उसे यौगिक कहते हैं। हम लोग उपसर्ग प्रत्यय में भी इसको पढ़ते हैं। जैसे देखिए पहला उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, विद्यालय। विद्यालय को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, दो शब्द बनेगा, विद्या और आलय। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि विद्या और आलय, विद्या एक ज्ञान है और आलय मतलब घर। तो विद्या और आलय एक शब्द है, एक एक शब्द है, उन दोनों से मिलकर क्या बना है, विद्यालय। तो ये हो गया, विद्यालय क्या होगा, यौगिक शब्द। विज्ञान, देखिए यहाँ पे वी जो है ये शब्द नहीं है, शब्दांश है। क्या है, शब्दांश। तो वी जो है वो शब्दांश है, और ज्ञान का मतलब विद्या। तो ज्ञान और वी से मिलकर बना विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो विज्ञान हुआ, वी और ज्ञान से मिलकर बना विज्ञान। सुंदर जोड़ ता क्या है, प्रत्यय है, और सुंदर क्या है, मूल शब्द है। सुंदरता, सुंदर जोड़ ता, सुंदर क्या हुआ, मूल शब्द, और ता क्या हुआ, प्रत्यय। तो यहाँ पे उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर बना तो बन गया सुंदरता। सुंदरता क्या होगा, यौगिक शब्द।
विज्ञान में वी क्या हो गया, ये शब्दांश है और उपसर्ग भी है, तो उपसर्ग और मूल शब्द मिलके बना विज्ञान। तो यहाँ पे शब्द प्लस शब्द यौगिक बन जाता है, शब्दांश प्लस शब्द भी यौगिक बनता है, शब्द प्लस शब्दांश भी यौगिक होता है। उपसर्ग और प्रत्यय अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा और समझा होगा तो अवश्य जान पाए। उपसर्ग क्या होगा, जो मूल शब्द के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये जो विज्ञान में जो वी जो शुरुआत में लगी है, शब्दांश जो लगी है वो उपसर्ग है, और सुंदरता में ता जो बाद में लगा है वो प्रत्यय है। इसको शब्दांश भी कहते हैं, उपसर्ग प्रत्यय भी कहते हैं। उम्मीद है आपको यौगिक समझ में। यौगिक का मतलब होता है मेल से बना हुआ, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बना हो, जो शब्द किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश के लगने से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। चलिए, अब यौगिक हो गया। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे योग रूढ़। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ विशेष अर्थ होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, रूढ़ और यौगिक, जैसे रूढ़ का मतलब प्रसिद्ध हमने कहा और यौगिक का मतलब मिला हुआ। तो यहाँ पर क्या मिलता है, जहाँ पर पहला और दूसरा पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे के बारे में हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कमल को क्या बोलते हैं, जलज, जलज बोलते हैं ना। तो जलज जैसे ही बोलते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि जलज का अर्थ मतलब कमल है। जलज किसके लिए प्रसिद्ध है, कमल के लिए। तो ये योग रूढ़ का जो शब्द होता है वो किसी अन्य शब्द के लिए प्रसिद्ध होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, लंबोदर, पीताम्बर, दशानन, नीलकंठ, ये सब नाम लेते ही हमें पता चल जाता है जब जो शब्द यौगिक होते भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं उन्हें योग रूढ़ करते हैं। मतलब जो शब्द किसी एक विशेष शब्द के लिए प्रसिद्ध हो। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबोदर बोलते ही हमारे मन में समझ में आ जाता है कि लंबे पेट वाला अर्थात गणेश जी। पीताम्बर बोलते ही क्या होता है, जो पीला वस्त्र, अंबर, पीताम्बर मतलब पीत है, अंबर जिसके मतलब पीला है, अंबर, अंबर मतलब वस्त्र और पीत मतलब पीला, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं अर्थात पीताम्बर हम लोग विष्णु भगवान को कहते हैं। दशानन, दशानन हम लोग किसको कहते हैं, रावण को। ठीक है, नीलकंठ किसे कहते हैं, शंकर भगवान को। उसी तरह जलज किसे कहते हैं, पंकज किसे कहते हैं, कमल को। बिल्कुल सही, कमल को कहते हैं। तो ये सब किसी ना किसी के लिए रूढ़ हो जाती है। लंबोदर शब्द का अर्थ लंबे पेट वाला, किंतु यह गणेश के ही अर्थ में रूढ़ हो गया है। अन्य पेट वालों को लंबोदर नहीं कह सकते हैं, यहाँ नीचे उदाहरण में लिखा हुआ है ना। उसी तरह बहुत ऐसे हिंदी व्याकरण में बहुत ऐसे शब्द हैं जो किसी एक के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे यहाँ पे तो लंबोदर लिखा ही हुआ है, हमने आपको बोला भी कमल। अगर पंकज बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यह किसका रूढ़ है, कमल का। अगर हम लोग दिवाकर बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सूर्य को बोला जा रहा है। तो इसी तरह योग रूढ़ क्या होता है, इसमें इसका अर्थ जो होता है किसी तीसरे के लिए प्रसिद्ध होता है। जो शब्द यौगिक होते हुए, यौगिक तो होता है, दो शब्दों के मेल से तो जरूर बनते हैं, यौगिक होते हुए किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, और उसका अर्थ जो है किसी उसका अर्थ जो होता है किसी तीसरे के लिए प्रसिद्ध होता है। तो इस तरह हम लोगों ने समझा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। समझा हो ना बच्चों, फिर से देखते हैं, पीछे से देखिए, योग रूढ़ हमने समझा, यौगिक समझा, फिर रूढ़ समझा, और इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा था बच्चों, इससे पहले हम लोग इसका वर्गीकरण समझे थे। ठीक है, इसके शब्दों का वर्गीकरण कितना है, 5। ये देखिए, शब्दों का वर्गीकरण 5 है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे शब्द, शब्द किसे कहते हैं ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इसका वर्गीकरण कितने में किया गया है ये दूसरे नंबर पर लिखेंगे। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण 5 है। अब हम लोग
पहला दूसरा नंबर पहले पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बनावट के आधार पर। उसके बाद हम लोग 1 2 3 रूढ़ यौगिक योग रूढ़ को अच्छे से लिखेंगे। ये देखिए रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले क्या लिखना है, शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद शब्दों का 5 वर्गीकरण, पांचों का नाम लिख देना है। उसके बाद पहला और दूसरा हमें पढ़ना है। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा क्या है, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो हमने आज क्या पढ़ा, दूसरा नंबर बनावट की दृष्टि से शब्द का भेद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग सभी बच्चे आज बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद को अपनी व्याकरण कॉपी में, मतलब हिंदी की कॉपी में ही व्याकरण है आपका, लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।